अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अपने चेक कर लिया था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे थे। डिटर्मिनेंट को जब अपन निकाल रहे हैं तो किस टाइप से निकाल रहे थे वो अपन ने देखा था। किसी भी एक हमने देखा था कि फर्स्ट रो के लिए निकाल रहे थे। हमने फर्स्ट रो और फिर उस एलिमेंट्स की रो और कॉलम को हम क्या कर रहे थे, एलिमिनेट बाकी का रख रहे थे बाकी को, तो उस टाइप से निकाल रहे थे। अब हम इसी की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है जो शायद कल मैंने डिस्कस भी की थी कि हमने एक मैट्रिक्स लिया था और उसका यहाँ पे लिख के देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट जब हमने उसके पहली फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाला था एक्सपेंड करके। अब मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप किसी भी रो के लिए एक्सपेंड कीजिए डिटर्मिनेंट के निकालने के लिए मैट्रिक्स को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है। ये हमारा है पहला। आप कोई भी मैट्रिक्स लेके इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास चल रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पहला लिखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू of the determinant of a matrix determinant of a matrix remains same if we expand remains same if we expand about any row or column, इसका एक हम एग्जाम्पल करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, 3x3 पे ही बात कर लेते हैं हम। किस तरह करेंगे, मैट्रिक्स है 1 2 1 3 2 1 1 2 3, ठीक है। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब हम पहले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसका क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे, कल देखा था हमने, डिटर्मिनेंट निकालते थे 1, इसका क्या रखते थे 2 1 2 3 -2 3 1 1 3 +1 3 2 1 2, that is 6 - 2 4 -2 into 9 - 1 8 +1 into 3 3 2 6 -2 4, ये आया था। तो ये आ गया 4 और 4 8, और ये -16 माइनस का 8, ये हमारा आया जब हमने इसे पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया। अब हम इसे पहली रो को छोड़ के पहले कॉलम के अकॉर्डिंग करके देखते हैं कि सेम आता है या नहीं। देखिए, पहले कॉलम के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो देखिए,
पहली एलिमेंट 1 और 1 का क्या जाएगा 2 1 2 3 -3 ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटाएंगे 2 1 2 3 2 1 2 3 +1 ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाएंगे 2 1 2 1 तो डिटरमिनेंट हमारा आएगा 1 6 - 2 4 -3 6 - 1 -2 6 - 1 आया कितना 6 - 1 is 6 - 2 is 4 +1 × 0 2 - 2 0 यानी कि -8। तो स्टेटमेंट इज प्रूव हो रही है, हमें पता लग रहा है। और ये इसे प्रूफ करना तो नहीं कहते, हम एक सिर्फ एग्जाम्पल से देख रहे हैं। प्रूफ हम एक जनरल मैट्रिक्स लेके करते हैं, पर समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम किसी भी रो के अलोंग यदि एक्सपेंड करेंगे मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें और एग्जाम्पल हम अपना यही रखेंगे चेक करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है यदि हम मैट्रिक्स की किसी भी दो रो को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है, बस फर्क कहाँ आता है उसके साइन में फर्क आता है। जैसे हो सकता है मैं इन दोनों रोज को चेंज करूं तो 8 की जगह मुझे -8 की जगह +8 मिले, पर ऐसा नहीं होगा कि हमें 8 की जगह 4 2 6 16 कुछ और नंबर मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हम किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो सकता है। तो इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज बट साइंस चेंज। सेकंड लिखिए, इफ वी इंटरचेंज any two row or column then determinant remains unchanged या same remains unchanged but sign changes। तो इसे देखने के लिए हम देखते हैं, देखिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था और हमारे पास आया था -8। मैं इसके सेकंड और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज करती हूँ। कौन से सेकंड और थर्ड कॉलम को चेंज करती हूँ और उसे मैट्रिक्स को एक नया नाम दे देती हूँ बी। सेकंड एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेम है, ये हो गया हमारा बी मैट्रिक्स नया। अब हम चेक करेंगे कि इसका और इसके डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन आता है। हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी। किस तरह निकालेंगे, हम पहली रो के लिए एक्सपेंड करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 1 और ये जगह 2 - 6 यानी -4 -1 6 - 2 यानी 4 +2 3 3 9 -1 यानी 8। तो ये क्या आया 8 आ गया। कैलकुलेट 8। तो हमने देखा हमने किन्हीं भी दो रोज को या दो कॉलम्स को चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है, बस साइन चेंज होता है। और आपको मैं यहाँ एक बात बता देती हूँ, यदि हमने एक बार चेंज किया
तो साइन एक बार चेंज हो गया माइनस से प्लस। यदि मैं अब दोबारा चेंज कर दूं किन्हीं भी दो या दो कॉलम को, साइन वापस से चेंज होगा, फिर माइनस का 8 आ जाएगा, यानी कि फिर तीसरी बार करें तो फिर साइन चेंज होगा। यदि हम ओड टाइम्स चेंज करते हैं किन्हीं भी दो कॉलम्स, दो रोज और दो कॉलम्स को, तो साइन होता है वो डिटर्मिनेंट का चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू सेम रहेगी जो उसकी। और यदि हम इवन टाइम्स चेंज करते हैं, मान लें मैंने दो रोज को आपस में चेंज किया और दो कॉलम्स को आपस में चेंज किया है, तो साइन भी सेम ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिए। ऑड टाइम करते हैं तो साइन चेंज होता है, इवन टाइम करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, और ये वैल्यू है ये हमेशा सेम रहती है। इसकी और छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ लिख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक नंबर के से मल्टीप्लाई कर दूं, के ए, और इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो ये बराबर किसके आएगा, के पे पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एन क्या है, एन इज द एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये आपको खुद को चेक करना है, चाहे आप इस एग्जाम्पल में रख के कीजिए या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप खुद चेक करेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। कैसे, वैसे मोटा आइडिया देते हैं जनरल, जैसे इसी एग्जाम्पल में मैं यहाँ के सब में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब हम करेंगे तो एक के हमारे पास यहाँ आएगा और के यहाँ भी आएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर की टर्म यहाँ से निकलेगी, यानी के क्यूब की टर्म, इसी तरह के क्यूब, यानी इसका 3 ऑर्डर है तो के क्यूब आ जाएगा बाहर। और हम देख सकते हैं एन ऑर्डर में भी इसी तरह से होता है, हर रो से बाहर आती हैं एंट्रीज। तब और आप किसी भी एग्जाम्पल में लेके देख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि हमने डिटर्मिनेंट निकाला है a इंटू बी का, तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर होता है। अब मैट्रिक्स का सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ पे ज़रूरी है कि a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। और एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो हमें कभी कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में ही हेल्प करती है, वो प्रॉपर्टी और देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको इन जनरल ना बता के 2x2 या 3x3 के मैट्रिक्स पे बता देती हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये हमें कहीं आगे काम आएगी जब हम आइगन वैल्यूज वगैरह निकालेंगे ना, मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं, वहाँ काम आएगी। मान लें मेरे पास ये 3x3 में है, वैल्यू है a11 प्लस b11, इस टाइप से है, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, ये मैट्रिक्स है। और ये है a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो जब हम इस टाइप के मैट्रिक्स का कुछ इस टाइप से बन गई है, एक वैल्यू बाहर निकल के आ रही है, दो वैल्यूज को सम के फॉर्म में लिखी गई है, तो हम इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को बना सकते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, और इसके डिटर्मिनेंट में हम एक डिटर्मिनेंट ऐड करेंगे b11, b12, b13,
B21, B22, B तो है ही नहीं ना टर्म में, बस ऊपर वाली को अलग अलग करके लिखना है, बाकी सेम आएगी। A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह से इसे 2 3x3 के मैट्रिसेस में हम तोड़ पाएंगे आराम से। ये इस प्रॉपर्टी का यूज डिटर्मिनेंट निकालने में यूज आएगा। आइगन वैल्यूज में मोस्टली हम यूज़ करेंगे, हमसे डिटर्मिनेंट तो कोई निकल पाएगा नहीं। और यदि डिटर्मिनेंट में हम यूज़ करते हैं तो कुछ आर्बिट्रेरी नंबर्स दिए होते हैं, वहाँ पे XYZ की फॉर्म में, कोई ABC की फॉर्म में डिटर्मिनेंट पूछते हैं तो यूज़ करते हैं। अदरवाइज यदि हमें नंबर्स ही दे रखे हैं तो हम एक मैट्रिक्स सोल्व करेंगे, 2 क्यों सोल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी हमारे लिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है वो आइगन वैल्यूज़ में आएंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसके आगे हम करेंगे माइनर की बात। माइनर होता क्या है? माइनर, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। माइनर क्या होगा? जो इस 3 से छोटे ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, इस मैट्रिक्स में 3 से छोटे ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे वो कहलाते हैं माइनर। माना कि जो सब मैट्रिक्स होगा, छोटा जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर p है, यदि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर p है तो वो कहलाएगा p रोड माइनर। p रोड माइनर, क्या बोलेंगे? p माइनर, p रोड माइनर। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। जैसे ये 3x3 का है, मैं इस एक मैट्रिक्स को बोल सकती हूँ ये माइनर है, 2 ऑर्डर का है, 2 रोब्ड माइनर। क्या लिखेंगे? 2 रोब्ड माइनर। हो सकता है मैं इस ऑर्डर का लिखूं तो इसे लिखेंगे 1 रोब्ड माइनर। हो सकता है मैं ये हटा दूँ, इन चारों को लेके लिखूं 2 रोब्ड माइनर। समझ आ रही है ना बात कि हम कहाँ यूज करेंगे? जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जो साइड में हम छोटे नंबर्स के बाद मैट्रिसेस लिखते हैं, उससे छोटे ऑर्डर के, ये सब माइनर होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो डेफिनेशन में माइनर की ये लिखिए, डेफिनेशन लिखिए माइनर की। The determinant of any square submatrix called minor लिखिए, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ any square submatrix of a matrix is called minor of a matrix. Minor of a matrix, minor of a matrix कहलाता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जो ऑर्डर की बात करें, इफ order of submatrix, if order of submatrix is p, then it is called
पी रोड माइनर, यानी कि जो सब मैट्रिक्स है वो माइनर है और उसका ऑर्डर पी है, तो वो पी रोड माइनर कहलाता है। और किसी एलिमेंट, ये तो हो गया किसी मैट्रिक्स में, और किसी एलिमेंट के लिए जब माइनर निकालते हैं तो क्या करते हैं, यदि एलिमेंट है ए आई जे, समझिए A11 A12, हमारे पास A12 एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, इसकी रो एलिमिनेट करेंगे, इसका कॉलम एलिमिनेट करेंगे, और बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा वो होगा इस A12 का माइनर। तो किसी एलिमेंट के लिए माइनर की डेफिनेशन क्या होगी, देखना। माइनर ऑफ an element of a square matrix, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन मैट्रिक्स ए, जो ए आई जे है n क्रॉस n का, इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए which is obtained by eliminating ith row and jth कॉलम। यानी कि मुझे किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर निकालना है, तो मुझे आई वी, उस मैट्रिक्स में से आई वी तो रो हटानी पड़ेगी और जेथ कॉलम हटाना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा, उसका जो सब मैट्रिक्स होगा उसमें एक एक रो कम हो जाएगी उस मैट्रिक्स, एक्चुअल मैट्रिक्स से। तो वो क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स, उस एलिमेंट के लिए माइनर कहलाएगा। और जो माइनर है, माइनर को डिनोट करते हैं एम से, एम आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे। यदि ए आई जे का है तो एम आई जे से इसे डिनोट करेंगे। आप कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए और उसके हर एलिमेंट्स के लिए माइनर निकालिए, तो आप फाइंड पाएंगे कि माइनर किस तरह से निकलता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमें कोफैक्टर निकालना है ए आई जे का, ध्यान रखिए, ए आई जे का क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो इसे डिनोट करते हैं सी आई जे से, और होता क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे और इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर में कुछ नहीं, माइनर है, बस आगे -1 पे पावर आई प्लस जे करते हैं। डिटरमिनेंट के टाइम देखा होगा आपने, जब हमारे पास 3 क्रॉस 3 का निकाले थे, तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। क्यों था, इसी के कारण। समझ गए कि हम कोफैक्टर जब लिख रहे थे, वो एलिमेंट के आगे नहीं था, जो हम अंदर लिख रहे थे वो कोफैक्टर था। तो अंदर हम माइनर समझ रहे थे, और जो उसके आगे जब हम ये साइन लगा रहे थे तो वो हमारा कोफैक्टर बन जा रहा था। ठीक है, तो कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकालने के लिए -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू माइनर करते हैं। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, तो कोफैक्टर की कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप देख लीजिए, यदि हम एक बार लिख देते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एग्जाम्पल लेके आप सोल्व करते रहिए, बाद में
एन एलिमेंट ऑफ ए, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान ली मुझे ए आई जे का निकालना है तो उसे डिनोट करेंगे सी आई जे से, और होगा क्या, -1 पे पावर आई प्लस जे और इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। ये हमेशा याद रखना है। और आप मानिए और एक इसकी भी प्रॉपर्टीज है। अब आप गौर कीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, किसी रो के लिए एक्सपेंड किया तो हम क्या कर रहे थे, कोफैक्टर इनटू वो एलिमेंट जिसका कोफैक्टर है, जैसे, और वो सब हम किसी एक रो में जिस सभी एलिमेंट्स के लिए यदि उस एलिमेंट्स और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा था, डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी मैट्रिक्स में किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का। यानी ध्यान रखिए, यदि मैं ऐसे करूँ A11 C11 प्लस A12 C22 प्लस A13 C1 सेम उसी के साथ करना है 13 प्लस डॉट 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 प्लस A1n C1n, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी, त्रिभुज वाले इस साइन से भी डिनोट करते हैं उस मैट्रिक्स का। यानी एक रो के सभी एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी देखिए एक, यदि मैं C11 को A11 उसी रो के नहीं किसी दूसरी रो के कर दूं, और ये बात कॉलम पे भी लागू होती है, यदि मैं मेरे पास है फर्स्ट रो के जैसे कोफैक्टर है, मेरे पास कोफैक्टर है फर्स्ट रो के, और यदि मैं दूसरी तीसरी या फर्स्ट रो को छोड़ के किसी भी अनदर रो से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने कर दिया थर्ड रो से A31 A32 और ये हो गया A3n, तो मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करें तो हमेशा 0 आएगा। यदि कोफैक्टर को उन्हीं रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए डिटर्मिनेंट, और अनदर से किया जाए तो 0 बनता है। ये ध्यान रखने की बात है। सेम, और ये बात ही कॉलम पे भी लागू होती है। कॉलम के लिए कोई अलग से स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने देखा है डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड करते हैं तो सेम ही आता है, तो प्रॉपर्टीज भी रो और कॉलम सभी के लिए सेम रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे देखोगे तो याद रहेगा, स्टेटमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, आपने कोफैक्टर निकाले, कोई मैट्रिक्स थे उसके कोफैक्टर निकाले C11 C12 C13, सपोज 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये मैट्रिक्स था। और एडजॉइंट की बात करें, ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, हमने उस एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर को रख दिया। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका क्या कर दें हम, ट्रांसपोज, कैसे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया ये उस मैट्रिक्स का जिसके ये एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, कोई मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं AIJ, एलिमेंट्स AIJ की फॉर्म में हैं,
और हमने उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिया बी आई जे, जिसके एलिमेंट्स हैं सी आई जे, सॉरी बी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिया जिसके कोफैक्टर है सी आई जे। तो इस मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज किया जाए तो वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट की हम डेफिनेशन लिखेंगे। समझ तो आ गया होगा आपको एडजॉइंट कह किसे रहे हैं हम। यानी कि पहले कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। Adjoint of a matrix. Suppose let a matrix A is Aij, then the transpose of matrix, कौन सा मैट्रिक्स है, ब्रैकेट में आप समझने के लिए लिख दीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स है। समझने के लिए ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है बी सी आई जे। यदि हम इसका ट्रांसपोज करें इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इस टाइप से इसे डिनोट करते हैं। कुछ नहीं करना, कोफैक्टर निकाल, हमने माइनर निकालना सीखा, बस उसके आगे कोफैक्टर के लिए -1 पे पावर i + j करते हैं। अब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया, जो मैट्रिक्स बनाया उसे क्या कह दिया, एडजॉइंट कह दिया। अब एडजॉइंट से ही हम डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं। आपने पढ़ा होगा, अब एडजॉइंट देख के याद भी आया होगा कि यदि हमें, ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का तो क्या क्या करते थे, सॉरी इन्वर्स निकालना होता था। जब हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता था तो क्या करते थे, हम एडजॉइंट निकालते थे मैट्रिक्स का और भाग क्या करते थे इसके, डिटर्मिनेंट का। यही करते थे ना पहले, तो आज भी यही करेंगे इन्वर्स के लिए। यदि हमसे इन्वर्स पूछा जाए तो अभी तक तो हमारे पास यही है कि हम एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें डिटर्मिनेंट का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं एडजॉइंट से रिलेटेड, जो हमें कभी कभी जैसे पूछा जाता है कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या है, या फिर हमसे कभी पूछ लिया जाए ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये कैसे होता है, इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक दो बार पहले पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, कभी नेट में या फिर शायद जैन में तो बहुत पूछे गए हैं कि 4 बार एडजॉइंट ऑफ ऐसे दिया था, एडजॉइंट ऑफ ए, और ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन दिया था या शायद ए मैट्रिक्स दिया था, हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल पा रहे थे और फिर इसका डिटर्मिनेंट पूछा था। तो कुछ इस टाइप की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम देखेंगे। अब हमने इसके लिए सबसे पहले मान लिया ए है, जो लेट किया है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, let A is non-singular matrix of order n। ऑर्डर n लिखने का मतलब है n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि खाली n लिखा है तो ये मत समझना कि m क्रॉस n जैसे पहले लिख रहे थे, n का मतलब है ओनली n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है।
प्रॉपर्टी लिखिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एन बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इस टाइप से एक इनइक्वालिटी होती है, इसे प्रूफ भी आराम से किया जा सकता है, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम मैट्रिक्स ले और फिर उसका मल्टीप्लाई जब करके देखेंगे, जो हमने यहाँ दो प्रॉपर्टीज लिखी थी उनका यूज़ करेंगे तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये आइडेंटिटी इस टाइप से बन जाएगी और डिटर्मिनेंट आएंगे जहाँ पे वो मैट्रिक्स की रो उसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से होगी, वहाँ तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए, और बाकी जगह और जगह क्या आएगा, 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि अनोदर रो या अनोदर कॉलम के कोफैक्टर और एलिमेंट्स होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और जो ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ नीचे लिखी थी, अलग से इनका स्टेटमेंट नहीं लिखा था, वो इसमें यूज आएंगी। ठीक है, एक लिखिए, यदि हमसे पूछे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमें ए का डिटर्मिनेंट पता होगा, ए हमें दिया होगा तो ही हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए हमें दिया होगा तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और फिर उसका हमसे डिटर्मिनेंट पूछेगा तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इससे अच्छा है हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और ए का ऑर्डर हमें पता है n है, तो इस पे पावर कर देंगे n-1। क्या कर देंगे इस पे पावर n-1। अब हमें कोई नीड नहीं है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के लिए एडजॉइंट पता होने की, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता कि हम एडजॉइंट निकालें। यदि हमसे 4 बार एडजॉइंट पूछा है ए का, पहले एडजॉइंट फिर एडजॉइंट फिर एडजॉइंट फिर एडजॉइंट फिर डिटर्मिनेंट, इससे अच्छा होगा कि एक ऐसा रूल बनाए कि जब हमारे पास एक एडजॉइंट पूछा है तो ये इस टाइप से निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। अब 2 पे करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके होता है, ये देखिए, यहाँ पे जब देख रहे थे हम एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये एक प्रॉपर्टीज की तरह आप याद कीजिए। यदि हमसे पूछ ले तो ये इस टाइप से होगा, जब एक एडजॉइंट निकाल रहे थे तो ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो रही थी, इसका डिटर्मिनेंट फिर हमने देख लिया, और फिर इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से कैसे आया, डिटर्मिनेंट लिया, एक डिटर्मिनेंट यहाँ आया, एक ये इसके मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स थी, डिटर्मिनेंट पे पावर n आई थी, और एक डिटर्मिनेंट यहाँ था तो n-1 चली जाएगी। जैसे हमने k इंटू किया था, तो ये समझिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए k की तरह मल्टी यूज आ रहा है यहाँ पे। और अब इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो आप देखिए डिटर्मिनेंट निकालें, यदि हम एडजॉइंट ऑफ ए का इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो जब एक बार एडजॉइंट था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर थी n-1, और अब हो जाएगी n-1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी n-1 का स्क्वायर।
इन्हीं को ऐड इसे प्रूफ करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को एक नया मैट्रिक्स मानेंगे बी। अब उस बी मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करेंगे, बी मैट्रिक्स के लिए ये लिखेंगे और फिर हम उसमें बी को एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे, तो वहाँ से ये प्रॉपर्टी आएंगी और इसी तरह से हम ये निकाल पाएंगे, फिर उस जो ये प्रॉपर्टी से फिर ये निकाल पाएंगे। इसी तरह हम यदि n बार k टाइम्स एडजॉइंट निकालना हो, का डिटर्मिनेंट निकालना हो k टाइम्स, तो हम इन जगह कैसे करेंगे ये देखेंगे। जब आप ये सीरीज देखिए, एक बार एडजॉइंट निकालना है तो n-1 क्या था, n-1, दो बार निकाला था n-1 की पावर 2। अब यदि मेरे पास डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए, ये टोटल कितने टाइम्स है, यदि k टाइम्स है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 पे पावर k। देखिए कितना इजी हो गया। यदि मुझसे 5 बार डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो मैं 5 बार उस प्रोसेस को करूँ, ए से फिर एडजॉइंट निकालूँ, फिर उससे फिर एडजॉइंट, इसी तरह बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ये प्रॉपर्टी ने इतना इजी बना दिया, हमें ए का ओनली डिटर्मिनेंट निकालना है, एन हमें गिवन ही है, बस उसकी पावर करनी है कि हमें देखना है कि कितने टाइम्स पूछा गया है, और इतनी इजीएस्ट तरीके से हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और प्रूफ भी मैंने आपको बताया, आप चेक कर सकते हैं। आपको प्रूफ तो किसी बुक में भी मिल सकता है आराम से, लीनियर अलजेब्रा की बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, उनमें मिल जाएगा। और यदि प्रूफ रिक्वायर्ड होगा तो उस जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड होता है वो मैं बता दूंगी आपको। कोई इस प्रूफ से हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा, बस हम कैलकुलेशन में ही फंसेंगे। सीखने के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई नया हमें वहाँ से कवर नहीं हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ आप स्टेटमेंट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक स्टेटमेंट याद रखें, आपको सारे ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे एक स्टेटमेंट से। तो यहाँ तक किया। अब हम देखते हैं, कल हमने पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको याद होगा यदि हम किसी एक मैट्रिक्स ए है उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, यदि वो सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर था। यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, ठीक है ना। अब कुछ मैट्रिसेस आपको ये भी बताया गया था कि कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जो ना तो सिमेट्रिक होते हैं ना एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। हम उन्हें इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो उन मैट्रिक्स के लिए एक नया रूल लेके आए हम। सिमेट्रिक तो है ही, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो है, इसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके उस दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें एक तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, दूसरा क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। कभी कभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ये पूछा जाता है, हमें स्टेटमेंट्स दी होती है, ट्रू और फॉल्स करना होता है और मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो स्टेटमेंट्स पूछ ली जाती है ये वाली। तो होता क्या है, कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अब मुझे उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a/a। अब हम क्या करेंगे, 2a/2 इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ a + a/2/2। अब क्या करेंगे, एक में करेंगे +a ट्रांसपोज, एक में करेंगे -a ट्रांसपोज, और ये हमारे पास a के बराबर। इस तरह से हम a को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्योंकि देखिए जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, यदि हम a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे
तो क्या होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि मैं इसके बटे में 2 भी कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इस वाले मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूं, यदि हम इस वाले मैट्रिक्स की बात करें, ये इसकी सिमेट्रिक आएगा। कैसे, देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस ए बराबर ए माइनस कॉमन आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक, ये हो जाएगी सिमेट्रिक। तो हमने किसी एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये हो जाएगी उसकी इसकी सिमेट्रिक। यही इसका प्रूफ है बस, और प्रूफ पे हम जाएंगे नहीं, बस इतना समझा दिया, क्योंकि हमसे कभी कभी चेक कराता है किसी स्टेटमेंट, ये भी दे देता है कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक है, उनका मल्टीप्लाई कब हो सकता है, सिमेट्रिक कब नहीं हो सकता है। जैसे कल लिखे थे ना ट्रांसपोज पे, हमने उसको वो लिखा था कम्यूट करते हैं तो सिमेट्रिक का इस तरह से कुछ देखे थे ना, ए प्लस बी भी कब सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस तरह से यदि हमें दिया हो ए और बी 2 अलग अलग मैट्रिक्स दिए हो, तो इस तरह से ही हम चेक करते हैं ट्रांसपोज निकाल के। तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया, किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ आता है, तो हम इसी तरह से चेक करते हैं। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए बस, इसका आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रूफ पे बस इतना ध्यान रखिए, कभी आपसे पूछा कि ए और बी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो आप तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, कब होगा कब नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी सिमेट्रिक हमें दिए हैं, इस प्रूफ से देखिए, मुझे भी नहीं पता था ना कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं या इसकी सिमेट्रिक है, कैसे पता लगा, मैंने उनका ट्रांसपोज चेक किया। इसी तरह आप भी क्या करेंगे, ए और बी का ट्रांसपोज चेक करेंगे, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये चेंज होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। और बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो बी के बराबर, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो ए के बराबर। अब इसे हमें, यदि ये सिमेट्रिक होगा तो ए बी के बराबर होना चाहिए ना। अब ये यदि सिमेट्रिक है तो कब सिमेट्रिक हो सकता है, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, जब वो दोनों सिमेट्रिक हैं। तो कब हो सकता है, जब वो आपस में क्या करें, कम्यूट करें तो वो सिमेट्रिक हो सकता है। तो इसी तरह से आप चेक करेंगे, जैसे मैंने उसमें चेक किया था, ये चेक किया, हो सकता है आपको कोई और क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ भी आप इसी तरह से चेक करेंगे, तो उसका आइडिया आपको इस मेरे प्रूफ से लगा होगा। तो रिज़ल्ट लिखिए आप, बस ये रिज़ल्ट भी याद रखना है, कभी कभी स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed uniquely। ये यूनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में यही हटाता है। अभी मैंने आपको यूनिकली बताया नहीं था, ये एक यूनिक ही तरीका है, जैसे मैंने ए और ए ट्रांसपोज में इसे किया था, और इसके अलावा हम किसी और तरीके से नहीं लिख पाते हैं इसे, ठीक है। ये यूनिक मेथड है कि हम ए को इस टाइप से लिख रहे हैं, ये यूनिक मेथड है।
uniquely can be expressed uniquely sum of two matrices where one is symmetric and another one is skew symmetric. One is symmetric and another one is skew symmetric. तो ये क्या एक रिजल्ट बस काफ़ी यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में। और लिखेंगे कैसे, ये लिख लीजिए आप इसके नीचे, आपको याद रहेगा, कभी पूछ भी ले स्टेटमेंट में। ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आप किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में तो हमेशा लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, पर यूनिक तरीका क्या है कि वो एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। आप 50 या लाखों इन्फानाइट तरीके अपना सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, लेकिन एक का पर्टिकुलर सिमेट्रिक होना और दूसरे का स्क्यू सिमेट्रिक होना वो एक यूनिक तरीका है, ये एक यूनिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि वो किस तरह से स्टेटमेंट में पूछ रहा है हमें कि ये यूनिक है, या फिर ओनली ये दे दे कि स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिक तरीके से ही बस दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता है, तो वो भी गलत है जब तक वो ये ना कहे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हमारे सिर्फ दो मैट्रिक्स बचे हैं, एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।